नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। जरा सोचिए, आप कानून के रखवाले हैं और आपके पास सरकारी पावर है, वर्दी है और आप ड्यूटी पर हैं, लेकिन अचानक 25 से 30 लोग आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईंट पत्थर बरसने लगते हैं, लोहे की रॉड से आपकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए जाते हैं और आप अपनी जान बचाने के लिए उस टूटती हुई गाड़ी के अंदर दुबकने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या बिहार के सारण जिले में अब खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? क्या बालू माफिया अब सरकार से भी बड़े हो गए हैं? छपरा के जगदम कॉलेज ढाला के पास जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि बिहार के प्रशासनिक इकबाल पर एक करारा तमाचा था। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे उस खौफनाक मंजर की कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने खनन विभाग की टीम को सरेआम मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की, और क्या एक गुमशुदा मोबाइल इस पूरी गैंग का काल बन गया? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सारण के उस बालू सिंडिकेट का कच्चा छीटा खोलने जा रहे हैं जिसे खाकी भी छूने से कतराती है। घटना की शुरुआत होती है एक रूटीन छापेमारी से। सारण के खनन विभाग को सूचना मिली थी कि जगदम कॉलेज ढाला के पास अवैध बालू की तस्करी हो रही है। टीम पूरी तैयारी के साथ निकलती है, एक ट्रैक्टर को जब्त भी कर लेती है। लेकिन जैसे ही टीम उस ट्रैक्टर को लेकर वापस मुड़ती है, वैसे ही शुरू होता है तांडव। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन माफियाओं का लाइनर नेटवर्क पुलिस से भी तेज है। जैसे ही माइनिंग विभाग गाड़ी ऑफिस से निकलती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेज फ्लैश होने लगते हैं। बड़ी गाड़ी निकली है, नीली बत्ती वाली आ रही है, ऐसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जगदम कॉलेज ढाला के पास 25 लोगों का अचानक जमा होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्हें पता था कि टीम किस रास्ते से ट्रैक्टर लेकर गुजरेगी। जगदम कॉलेज रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक 20 से 25 हमलावर प्रकट होते हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे नहीं, बल्कि लोहे की रॉड और भारी पत्थर थे। उन्होंने खनन विभाग की स्कॉर्पियो को चारों तरफ से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमला इतना अचानक और तेज था कि अधिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ईंट पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए, गाड़ी की बॉडी पिचक गई, शीशे बिखर गए। जरा कल्पना कीजिए उन अधिकारियों की हालत की जो उस वक्त गाड़ी के अंदर बंद थे। बाहर मौत नाच रही थी और अंदर अधिकारी अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हमलावर चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बिहार के सुशासन पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सदर एसडीओ नीतीश कुमार ने जब इस घटना की जानकारी दी तो उनके शब्दों में उस वक्त का खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बल कम पड़ गया। अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर ही दबके रहे। उपद्रवियों ने गाड़ियों के टायर तक पंचर करने की कोशिश की ताकि टीम भाग न सके। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला सिर्फ पत्थरबाजी नहीं थी, यह प्रशासन को दी गई एक खुली चुनौती थी। माफिया ने यह मैसेज दिया कि अगर हमारे बालू के धंधे में आओगे तो अंजाम ऐसा ही होगा। सवाल यह है, क्या प्रशासन अब इन माफियाओं के डर से छापेमारी करना छोड़ देगा? क्या सारण की सड़कें अब बालू माफियाओं की जागीर बन चुकी है? सोचिए, जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें रिवॉल्वर और सरकारी सुरक्षा के साथ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन भीड़ इतनी हिंसक थी कि सरकारी असलहे भी धरे के धरे रह गए। ये पहली बार नहीं है जब सारण में माइनिंग टीम पर हमला हुआ है। इससे पहले भी डोरीगंज और मनेर के इलाकों में अधिकारियों को दौड़ा कर पीटा गया। आखिर माइनिंग विभाग को पर्याप्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं दी जाती? क्या प्रशासन जानबूझकर अपने अधिकारियों को मौत के मुंह में भेज रहा है? हमला करके अपराधी तो भाग निकले, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसी गलती कर बैठे जो उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक संदिग्ध मोबाइल फोन मिला। ये मोबाइल किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि उन्हीं हमलावरों में से एक का बताया जा रहा है। पुलिस सिर्फ उस मोबाइल के भरोसे नहीं है, जगदम कॉलेज और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। उन चेहरों की पहचान की जा रही है जो पत्थर फेंकते हुए सबसे आगे थे। डीआईजी ने साफ कहा है कि इस बार अज्ञात के नाम पर केस रफा दफा नहीं होगा। जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके घरों की कुर्की जब्ती तक की तैयारी है। मोबाइल से मिले कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट भी लंबी है, जिसमें कुछ सफेद पोशों के नाम भी हो सकते हैं। आखिर ये माफिया इतना रिस्क क्यों लेते हैं? इसका जवाब है पैसा। एक ट्रैक्टर बालू की कीमत जो खदान पर 2 से 3 हजार होती है, वो शहर पहुंचते पहुंचते 8 से 10 हजार हो जाती है। रात के अंधेरे में छपरा की सड़कों पर सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर दौड़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सारण में रोजाना करोड़ों रुपए का अवैध बालू का कारोबार होता है। इसी पैसे से ये माफिया गुंडे पालते हैं, आधुनिक हथियार खरीदते हैं और जासूसी का जाल बिछाते हैं।
अब पुलिस इस मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और लोकेशन डेटा को खंगाल रही है। डीआईजी नीलेश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, छापेमारी चल रही है। पुलिस का मानना है कि इस मोबाइल के जरिए पूरे बालू सिंडिकेट के सरगना तक पहुंचा जा सकता है। जगदम कॉलेज एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, आम नागरिक होते हैं। जिस वक्त ईंट पत्थर चल रहे थे, वहां से गुजरने वाले आम लोग भी सहमे हुए थे। अगर कोई पत्थर किसी राहगीर को लग जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? माफियाओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि उन्हें अब आम जनता की जान की भी परवाह नहीं है। चपरा के लोग अब शाम के बाद इन रास्तों से गुजरने में भी उनको डर लगता है। सारण की इस घटना ने एक बार फिर बिहार में अवैध खनन के काले कारोबार को सुर्खियों में ला दिया। अरबों रुपए का ये खेल अब खून खराबे पर उतर आया है। डीआईजी की सख्ती और पुलिस की छापेमारी क्या इन माफियाओं की कमर तोड़ पाएगी, या फिर कुछ दिनों बाद मामला शांत होते ही फिर से ये खेल शुरू हो जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिहार में बालू माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या पुलिस को और भी ज्यादा सख्त अधिकार मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि सिस्टम तक ये आवाज पहुंचे। हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही बेबाक रिपोर्टिंग आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।